वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो मेरे वीरों, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला, घर घर की पाठशाला में। तो बेटा, ये हम MCQs ऑब्जेक्टिव क्लास 12 2026 में जो एग्जाम होने वाला है फिजिक्स के, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को मैं लेके आया हूं। ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम चल रहा है, जिसमें से पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज आप जाएं और पार्ट 1 पहले देखें, उसके बाद पार्ट 2 में आए। रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों का, इस सीरीज में जुड़े रहेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। जैक बोर्ड में 25 में 25 ऑब्जेक्टिव मारना है हम लोगों को। तकरीबन हम लोग कवर करने वाले हैं 400-500 प्लस ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे इस सीरीज में। दूसरा, बेटा सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे अपलोड हो रहा है, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब चीज अपलोड हो रहा है डीडी पाठशाला में, हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एवरी पेपर का। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से देखिए और अपना 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसको एकदम फोड़ डालिए। चलिए, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 2026 का एग्जाम आपके सामने पहाड़ है। तो वीर तुम डरो नहीं, वीर तुम लड़ो, एकदम लड़ो। स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव का महा सीरीज में लेके आए हैं, वो महा सीरीज में बच्चा हम लोग क्या लेके आए हैं, मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं। मॉडल पेपर ले आए, मॉडल क्वेश्चन पेपर लाए हैं। इस बार किसका है, 2024-25। क्या ये एग्जाम फिजिक्स 2026 में फिजिक्स के क्वेश्चंस यहां से रिपीट होंगे? बिल्कुल रिपीट होंगे। और अगर रिपीट नहीं भी होते हैं तो ऐसे पैटर्न पैटर्न आप लोगों को करवाएंगे, जैसे एक क्वेश्चन का बहुत सारा, एक क्वेश्चन से बहुत सारा पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक वीडियो देखिए, बाकी सारा ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वहां इंपॉर्टेंट है। प्लीज सीरीज को मिस नहीं कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल सेट हमारा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इस बार जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहूंगा, ये सीरीज जैकबोर्ड हिंदी मीडियम, जैकबोर्ड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचेंगे सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं, दोनों मिक्स पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर 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 आपको लग रहा है ऐसा कुछ, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम अगले बार से इस चीज को ठीक करेंगे। अगले बार क्या, इसी बार से ठीक करेंगे। चलिए देखिएगा, बोलता व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, जाती कहां है बेटा, नेगेटिव चार्ज में जाती है। क्लियर है या नहीं है? हिंदी में सुनिए, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र, पहले बोला विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ये बना दी हम लोग, कहां से निकलती है, धनात्मक आवेश से निकलती है, ऋणात्मक आवेश में जाती है। तो बोलता है जब एक विद्युत द्विध्रुव को, अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है पहले अलग से पढ़िए। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए, विद्युत द्विध्रुव होता है बेटा दो आवेश, दो आवेश यानी इंग्लिश में दो चार्ज, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड क्यू है, लेकिन नेचर अपोजिट, मतलब प्रकृति विपरीत। एक ऋणात्मक होता है तो एक धनात्मक, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम बट नेचर अपोजिट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल हो, उस स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग जनरली 2L लेते हैं। तो इससे बना हुआ सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव। तो बोलता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जब एक विद्युत द्विध्रुव को प्लेस किया जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें प्लेस कर दिए, किसको प्लेस कर दिए, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को। हिंदी में समझिए, जब एक विद्युत द्विध्रुव, ये रहा विद्युत द्विध्रुव, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसको प्लेस कर दिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता, रख दिए, तो यह अनुभव करता है। क्या अनुभव करेगा? तो देखो बेटा, इसमें एक आवेश ऋणात्मक, एक आवेश धनात्मक, माने एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है विद्युत द्विध्रुव में, इलेक्ट्रिक डायपोल में। तो आप जान रहे इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है। तो बेटा धनात्मक आवेश से निकल के जा रही है, इसका मतलब क्या है कि धनात्मक आवेश इधर है ना, और ऋणात्मक आवेश किधर है, उधर है। तो बच्चा धनात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश को क्या करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, इस पे बल लगेगा, फोर्स लगेगा। ये दोनों
समान आवेश है तो एक जैसे चार्जेस है तो रिपेल करेगा। और ये बेटा, ये देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। इस पे फोर्स लगेगा इधर। मतलब मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें डायपोल को भर दिए, इस पे इधर फोर्स लगा, इस पे इधर फोर्स लगा, जिसके कारण ये क्या होने लगेगा? या तो रोटेट करेगा या रोटेट करने की कोशिश करेगा। और जब फोर्स के कारण रोटेशन पैदा होती है, जब बल के कारण घूर्णन गति पैदा होती है, उस बल को बल नहीं कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। देखो बेटा, हम 11th में एक टॉपिक है बलाघूर्ण। क्या है बलाघूर्ण? आप लोग साउथ मूवी देखते हैं, साउथ मूवी में विलन ऐसे खड़ा है, ठीक है, हीरो उधर से आ रहा है, सॉरी, हीरो खड़ा है, विलन आ रहा है। हीरो एकदम खड़ा है आराम से, आपने देखा होगा हीरो जनरली खड़ा रहता है, विलन उधर से आ रहा है, क्लियर है? एकदम गुस्साते हुए, चिल्लाते हुए, क्लियर है? अब हीरो ऐसे खड़ा है, जैसे ही विलन नजदीक आया, हीरो ने मारा एक चाटा। हीरो ने क्या लगाया? चाटा। चाटा लगते ही विलन क्या होने लगा? घूमने लगा। माने हीरो ने लगाया बल, और बल के कारण कौन सा गति पैदा हुआ? घूर्णन गति। बल से जो घूर्णन गति पैदा होगा, उस बल को बल नहीं कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। माने फोर्स से अगर रोटेशन पैदा हुई, उस फोर्स को फोर्स नहीं कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्लियर है? तो बेटा यहां पे फोर्स से रोटेशन पैदा होने की चांसेस है, इसलिए यहां पे फोर्स को फोर्स नहीं कहेंगे, कहेंगे टॉर्क। क्या कहेंगे? टॉर्क। तो क्या लगेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक डायपोल? माने विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या महसूस करेगा, क्या अनुभव करेगा? तो बलाघूर्ण अनुभव करेगा। क्या अनुभव करेगा? बलाघूर्ण। हिंदी में बोला जाए तो टॉर्क महसूस करेगा। क्लियर है? इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन आता है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके जगह में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कर दे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कर दे। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र के जगह में असमान असमान विद्युत क्षेत्र कर दे। तब बेटा उस कंडीशन में, असमान विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र का दिशा फिक्स नहीं किया, इधर उधर कहीं भी हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में जो ऑप्शन होगा बेटा, वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, वो ऑप्शन हो जाएगा, दोनों लगेगा। देखो टॉर्क तो लगेगा, या तो घूम सकता, कभी घूमेगा, कभी खाली बल लगेगा, तो मतलब बोथ नेट फोर्स लग सकता है और टॉर्क लगेगा। मतलब एक शुद्ध बल और एक बलागुर दोनों लगेगा। ये सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। किस कंडीशन में? खाली यहां पे बदल जाए, यूनिफॉर्म की जगह में नॉन यूनिफॉर्म कर दिया जाए तो। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला पैटर्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है या नहीं है? तो अगला पैटर्न के क्वेश्चंस में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नंबर 2 बोलता है टू चार्ज स्फेयर, दो चार्ज स्फेयर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। दो चार्ज है, चार्ज का मतलब चार्ज स्फेयर माने गोला है, दो चार्ज के गोला है, दो आवेश का गोला है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी दिया है। एक्सर्ट अ फोर्स, दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, गोले के बीच फोर्स लग रहा है, ऑन ईच अदर, दोनों पे फोर्स लग रहा है। चार्जेस आर डबल, अगर अगर इफ माने अगर चार्ज को डबल कर दिया, दोनों चार्ज को डबल कर देंगे, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और दोनों के बीच का दूरी को भी डबल कर दिया, तो देन द फोर्स, तो फोर्स क्या होगा? देन द फोर्स क्या होगा? फोर्स। तो बेटा अब पढ़िए, यहां पे बोलता है दो आवेश, हिंदी में दो आवेश वाले गोले, माने दो चार्ज स्फेयर, दो आवेश वाले गोले, एक गोला ये है बेटा, ऊपर बनाते हैं, एक गोला ये है, एक गोला ये, दो आवेश है बेटा, ठीक है? इसको मान लीजिए Q1 और इसको मान लीजिए Q2, दो आवेश वाला गोला है, ठीक है? आगे पढ़िए, दो चार्ज स्फेयर है, एक दूसरे से d दूरी पर, दोनों के बीच की दूरी कितना है बेटा? दोनों के बीच की दूरी को हम लोग d कर दिए, दोनों के बीच की दूरी को कितना कर दिए? d। d दूरी पर दोनों के बीच का डिस्टेंस को d कर दिया। एफ बल लगाते हैं, कितना बल लग रहा है? दोनों के कारण बल कितना लग रहा है? देखो बेटा याद करिए, कुलाम फोर्स, कुलाम फोर्स क्या होता है समझाते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों का नाम कुलाम फोर्स है। तो कुलाम फोर्स, कुलाम बल कहता है, कुलाम का नियम कहता है बेटा, अगर दो आवेश हैं, कितने आवेश? दो, दो चार्ज हैं, दोनों के बीच या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। मैंने दो आवेश या तो आकर्षित करेंगे, आकर्षण बल लगाएंगे, या तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। वो बल कितना होगा? तो उस बल का फॉर्मूला होता है एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है बेटा?
के Q1 Q2 दोनों आवेशों का मान, दोनों चार्जेस का मान, और बीच में यहां था फॉर्मूला आर स्क्वायर। आर क्या था? दोनों के बीच का दूरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस। कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस? डी है, तो आर नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर। ये होता है बल का फॉर्मूला। ये हुआ केस वन, पहला कंडीशन में, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब दूसरा कंडीशन आइए, ये तो यहां से यहां तक था, दो आवेश इसके बीच एफ बल लग रहा है, यहां तक था। यदि आवेशों को दोगुना किया जाए, इंग्लिश में इफ चार्जेस आर डबल, चार्ज को डबल कर दिया जाए Q1 के जगह में, अब नया फोर्स क्या होगा? नया फोर्स क्या होगा? बोलता है चार्ज को दोगुना कर दिया जाए और उसके बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए, तो बल क्या होगा? नया बल क्या होगा? तो नया बल को हम मान लेते हैं एफ डैश। न्यू चार्ज, न्यू फोर्स क्या होगा? नया फोर्स को हम एफ डैश मान लिए, तो फॉर्मूला किए तो कॉमन रहेगा। यहां बोल रहा है किसको डबल कर देंगे? आवेश को दोगुना, मैंने चार्ज को दोगुना कर दिया था, तो ये Q1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2Q1। फिर ये Q2 है, दोनों आवेशों को डबल कर रहा है, तो Q2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2Q2। अब क्या बोल रहा है? दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए। अब दोनों के बीच की दूरी को भी क्या कर देंगे बेटा? दोगुनी कर देंगे। दोनों के बीच की दूरी डी स्क्वायर था, दोगुनी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पहले डी था, डी का स्क्वायर था, अब दोगुनी कर देंगे, 2D का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इधर बोलिए, दो दूनी चार, बाहर आया के Q1 Q2 बटे, यहां बोलिए दो दूनी चार, डी स्क्वायर। चार चार कट गया, एफ डैश का मान कितना आया? के Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर। क्या इक्वेशन वन ऐसा इतने आया जितना इक्वेशन वन में था? सेम आया दोनों, मतलब कितना आया? एफ ही आया, कोई बदलाव हुआ नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। ऑप्शन ढूंढो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या नंबर का है? 3 नंबर में। चलिए, बोलता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज, विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक पर स्थिर विद्युत विभव। इसको पार्ट वन में सेम क्वेश्चन कराया है बेटा, यहां क्यों बताना है दोबारा? इसका ऑप्शन आंसर खाली बता देते हैं, इसमें जीरो होगा आंसर। ये पार्ट वन, जो बच्चों ने नहीं देखा पार्ट वन, प्लीज जाके सबसे पहले पार्ट वन देखिए, तब पार्ट टू देखने में मजा आएगा। इसका आंसर कौन सा होगा बेटा? तो इसका आंसर होगा शून्य शून्य शून्य, जीरो जीरो जीरो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बोलता है द कैपेसिटी ऑफ क्या? द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन। बोलता है देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समांतर पट संधारित्र कहते हैं, यहां लिखा हुआ है समांतर पट्टिका संधारित्र। बोलता है द कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो बोलता है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो बेटा देखो, जब जब आपके दिमाग में, जब जब आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन दे, जब जब आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या दे? क्वेश्चन दे, यानी बोला जाए बेटा समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र का क्वेश्चन दे। देखो बेटा, समांतर पट्टिका संधारित्र का एक फॉर्मूला होता है, उसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला सी बराबर होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। जहां सी क्या है? इंग्लिश में इसको बोलेंगे सी को कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी। हिंदी में बोलेंगे बेटा समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता। तो बोलता है ये बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। ये कब इंक्रीज होगा? ये तब इंक्रीज होगा, देखो बेटा, जब ए देखो, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा है, डायरेक्ट है, तो अगर ए बढ़ेगा तब सी की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट को छड़िए मत। या तो ए बढ़ेगा, ए मतलब होता है एरिया यानी क्षेत्रफल, ए बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा। क्लियर है? यहां बोलता है सी कब इंक्रीज होगी? तो सी कब इंक्रीज होगी? जब एरिया इंक्रीज होगा। और साथ के साथ डी भी है ना, तो डी नीचे में है, नीचे मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, तो नीचे वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नीचे वाला अगर घटेगा तब सी बढ़ेगा बेटा। मतलब डी 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 मतलब क्या होता है? डिस्टेंस किसके? देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होता है, एक होता है पॉजिटिव प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एक होता है नेगेटिव प्लेट। अब दोनों के बीच का दूरी जो होता है वो डी होता है, प्लेट का जो क्षेत्रफल एरिया जो होता है वो ए होता है। तो बेटा सी का वैल्यू, सी का वैल्यू कब बढ़ेगा? यहां क्वेश्चन पूछ रहा है सी का वैल्यू कब बढ़ेगा? तो दो कंडीशन में बढ़ेगा सी का वैल्यू। पहला कंडीशन, या तो ए का वैल्यू बढ़ जाए, देखो बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है,
ए का वैल्यू एरिया यानी क्षेत्रफल बढ़ जाए तब सी बढ़ जाएगा। या नीचे में कौन है, डी, तो नीचे वाला वैल्यू अगर घटेगी तब सी बढ़ेगा। क्लियर है? या तो डिस्टेंस घट जाए तो सी बढ़ जाएगा, या एरिया बढ़ जाए तब सी बढ़ेगा। ऑप्शन पढ़िए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए क्या है बेटा, देखिए, बोलता है एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज, एरिया ऑफ द प्लेट, सॉरी, एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीज, मतलब पट्टिका का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, हो जाता है, तब तब बढ़ेगा बेटा सी का। इसका क्षेत्रफल कम होगा तब सी बढ़ेगा, नहीं ज्यादा होगा तब बढ़ेगा। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड, प्लेट का एरिया इंक्रीज हो जाएगा, प्लेट का एरिया इंक्रीज हो जाएगा तब ना सी बढ़ेगा बेटा, सही बोल रहा है। मतलब पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ेगा तब ना सी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा बेटा, डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाला भी चेक कर लो, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, अरे नीचे वाला वैल्यू बढ़ाइएगा तो ये वाला वैल्यू घट जाएगी ना भाई, घट जाएगी। ये ऑप्शन तो होने से रहा, नन ऑफ दीज। देखिए बेटा याद रखिएगा, नन ऑफ दीज जो ऑप्शन बनाया जाता है वो आपको गुमराह करने के लिए बनाया जाता है। 90% नन ऑफ दीज गलत होता है, बेवकूफ बनाने के लिए आपको दिया जाता है। अगर कभी तुक्का मारने की नौबत आया, नन ऑफ दीज अगर मार दिया और गलत हो गया, अगर यदि नन ऑफ दिस सही रहेगा, अब मेरे कहने पे मार दिए तो ऐसा नहीं कि डंडा लेके आ जाना, लेकिन 90% गलत होता है, इस चीज को ध्यान में रखें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है या नहीं है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, 5 नंबर, या कुछ 5 नंबर में देखते हैं। बोलता है क्रिचॉफ जंक्शन रूल, क्रिचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, देखो बेटा हिंदी में क्रिचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो बेटा क्रिचॉफ ने 2 नियम दिया था, आप सभी जानते हैं। वो दो नियम क्या था? इंग्लिश में बोलेंगे तो क्रिचॉफ का जो पहला नियम था उसको क्रिचॉफ जंक्शन रूल कहते हैं, और दूसरा रूल जो था क्रिचॉप्स का लूप रूल कहते हैं, या क्रिचॉप्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। तो जंक्शन, क्रिचॉप्स जंक्शन रूल बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिचॉप का संधि नियम किस पे आधारित है? आवेश पर। हिंदी में क्रिचॉप का 2 नियम है, एक संधि नियम, एक लूप नियम। तो बेटा संधि नियम जो है वो आधारित होती है, मतलब किस संरक्षण पे आधारित है? तो आवेश के संरक्षण पे, संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। और बेटा जो लूप का नियम होता है, यानी बंद परिपथ का नियम जो होता है, लूप रूल, दूसरा नियम, क्रिचॉप का दूसरा नियम, वो काम करता है ऊर्जा संरक्षण। इस दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखना। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, इंग्लिश भी देखना पड़ेगा हम लोग को, राइट? इंग्लिश भी रखते हैं साथ के साथ। चलिए दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए पैरेलली हो रहा है बेटा, सेपरेट वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से पैरेलली दोनों को कर देते हैं। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा। बेटा एक चीज आप लोग नहीं करते हैं, प्लीज करिएगा बेटा, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगाते हैं हम लोग, हम हमारी टीम। तो प्लीज बेटा जो वीडियो देख रहे हैं, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा हिम्मत बढ़ता है और वीडियो बनाने का। प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने हमारे डीडी पाठशाला यूट्यूब चैनल को, और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है द यूनिवर्स फिजिक्स क्लासेस बाय अमन सर, उस दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। और साथ के साथ बेटा, साथ के साथ अगर अच्छा लगे कुछ अच्छा कमेंट जरूर करिएगा, अगर खराब लगे तब भी कमेंट करिएगा, बताना है, क्योंकि हम भी डे बाय डे उस चीज को इम्प्रूव करेंगे ताकि आपको बेटर करके दे। और गारंटी देते हैं बेटा, आप ऑब्जेक्टिव का सीरीज खाली अटेंड कर लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव 25 में 25 लगने की संभावना 99.9% बढ़ जाएगी। क्लियर है या नहीं? आगे अगला क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है बेटा, द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, हम पिछला वीडियो में बताएं प्रतिरोधकता सिर्फ और सिर्फ किन चीजों पे निर्भर करती है? 2 चीजों पे निर्भर करती है। देखो प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आर, देखो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाय ए, रो को कहते हैं प्रतिरोधकता, और रो का फॉर्मूला यहां से निकलता है, ए इधर आ जाएगा, भाग में है इधर आके गुना हो जाएगा, आर ए, एल इधर गुना में है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला ये आता है। बच्चा को लगता है यार प्रतिरोधकता किस किस चीजों पे निर्भर करता है? प्रतिरोध पे, एरिया पे, लेंथ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिरोधकता सिर्फ 2 चीजों पे निर्भर करती है, पहला टेम्परेचर और
मटेरियल पे, कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है। हिंदी में याद रखिए, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करती है, ताप पर और पदार्थ किस प्रकृति का बना हुआ है, प्रकृति पर, पदार्थ के प्रकृति पर। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है बेटा, तापमान दिख रहा है। प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, तापमान पे निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये सब क्या हो जाएगा बेटा, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग कदम रखते हैं। बोलता है मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। देखो बेटा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है। बहुत इस तरह के क्वेश्चन जैकबोर्ड पूछता है तो खुशी होती है, ईमानदारी से। तो बेटा बोलता है एक चार्ज मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा। देखो बेटा, एक मैग्नेट प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, उसी प्रकार एक चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में एक चुंबक पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र, उसी प्रकार एक आवेश पैदा करता है विद्युत क्षेत्र। मेरी बात समझे। लेकिन जब किसी चार्ज को दौड़ा दिया जाता है ना बेटा, चार्ज दौड़ने लगा, तो चार्ज का दौड़ना चार्ज का फ्लो होना कहलाएगा, और चार्ज का फ्लो होना करंट कहलाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। क्लियर है। हिंदी में अगर कोई चार्ज ऐसे रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन वो चार्ज जब दौड़ने लगता है तो चार्ज का फ्लो होने लगा। चार्ज दौड़ने लगा मैंने चार्ज प्रवाहित करने लगी, मैंने आवेश प्रवाहित करने लगी। अरे कोई आवेश है, वो दौड़ने लगे तो हम क्या बोलेंगे, आवेश प्रवाहित कर रही है। और आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और जब धारा प्रवाहित होती है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये बोला है ऑस्टेड ने। इसीलिए तो हमारे फिजिक्स में जुड़ा हुआ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगी, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। माने मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा किसके कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो अगर कोई चार्ज यानी आवेश रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, या दौड़ रहा है तब भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर दौड़ रुका हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करेगा। लेकिन अगर वो दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। तो चार्ज अगर रुका हुआ है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब आवेश अगर रुका हुआ है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। लेकिन अगर वो दौड़ रहा है, चार्ज अगर दौड़ रहा है, आवेश अगर दौड़ रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करेगा। कौन सा ऑप्शन बनता है बेटा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या बेटा, दोनों। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। चलिए 8 नंबर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की, अभी तो जस्ट बताया। इसकी खोज ऑस्टेड ने किया है क्लास 10th में बेटा। जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपका क्लास 10th में भी था, तो बेटा चैप्टर में पहला एक्सपेरिमेंट ऑस्टेड का मिलेगा। वही खोजा है कि अगर किसी मतलब अगर धारा प्रवाहित हो रही है माने करंट दौड़ रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। किसने खोजा था, ऑस्टेड ने हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड का पूरा नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता मैग्नेटिक नीडल इज कैप्ड। अगर एक मैग्नेटिक नीडल को रखा गया है कैप्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, जाती है साउथ पोल की ओर। क्लियर है, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कराए ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, बोलता मैग्नेटिक फील्ड इज कैप्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक नीडल को रखे हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म बना दिए हम, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। नॉन यूनिफॉर्म माने इधर 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 किधरो जैसे मन तैसे, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में असमान चुंबकीय क्षेत्र बना दिए, उसमें रख देंगे चुंबकीय सुई, ये रख दिए, इस चुंबकीय सुई रख दिए। इसमें एक साइड नॉर्थ पोल होता है, एक साइड साउथ पोल होता है। इस चुंबकीय सुई में देखो, चुंबकीय सुई जो होता है इसमें 2 पोल हो गया, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो बेटा इसके कारण देखो, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते माने एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में फेंकते तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क पैदा होता है। लेकिन बेटा नॉन यूनिफॉर्म में, ये हम बताए ना अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के समझाए थे या मैग्नेटिक फील्ड बोल के समझा रहे हैं। क्लियर है। तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माने असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे
तो दोनों लगेगा, हम बताएं। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? अ फोर्स एंड अ टॉर्क, माने एक बल और एक बलागुर। समझ में आया? और यहां नन हटा के खाली यूनिफॉर्म रहता तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगता बेटा? टॉर्क लगता। ऑप्शन है या नहीं है? ये एक बलागुर लेकिन बल नहीं, ये होता। ऑप्शन ए होता। फिर करते हैं। अच्छा, इस पैटर्न का क्वेश्चन पार्ट 1 में भी हम पढ़ा है, आप जाके देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बेटा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव? नेगेटिव बोलता निम्नलिखित में किसके लिए चुंबकीय सुग्राहिता ऋणात्मक होती है? देखो बेटा, चुंबकीय पदार्थ आपके के बारे में आपको जानना पड़ेगा। किस पदार्थ के बारे में? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। इंग्लिश में पहले बताते हैं, के बाद हिंदी में। माना मैग्नेटिक मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? तो मैग्नेटिक मटेरियल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डायामैग्नेटिक मटेरियल, ये पहला हुआ। दूसरा होता है बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये नंबर 2। और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है? हिंदी में, निम्नलिखित में किसके लिए चुंबकीय सुग्राहिता मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऋणात्मक होती है? तो इसको बाद में, चुंबकीय सुग्राहिता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को बाद में आपको बताएंगे। पहले यह पता करिए कि चुंबकीय पदार्थ कितने तरह के होते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ तीन तरह के होते हैं। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये नंबर 1। ये नंबर अनुचुंबकीय पदार्थ नंबर 2। और लो चुंबकीय पदार्थ नंबर 3। अब सवाल आता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, चुंबकीय सुग्राहिता क्या है? तो देखो बेटा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, क्लियर, अगर कोई मटेरियल डाल देते हैं, अगर कोई मटेरियल को डाल देते हैं तो वो चुंबक जैसा बिहेव करने लगता है। तो कितनी आसानी से वो चुंबक बनना शुरू कर गया, ये कहलाता है उसकी सुग्राहिता। अगर आसानी से कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे, और वो मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो गया, बोलेंगे उसकी सुग्राहिता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अच्छा है। तो देखो बेटा, तो जब हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल को यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये मैग्नेटाइज अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? नेगेटिव है। क्लियर है? तो कौन सा ऑब्जेक्ट जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगा बेटा? तो डायामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगा, यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ का। और किसका पॉजिटिव होगा? तो बेटा सबसे अच्छा मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में सबसे अच्छा जो मैग्नेटाइज होता है वो लो चुंबकीय पदार्थ होता है, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो पॉजिटिव किसका होता है बेटा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। क्लियर है या नहीं? याद रखिएगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा था? कौन नेगेटिव होता है? नेगेटिव के लिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप देख रहे हैं बेटा कितना पैटर्न के क्वेश्चंस एक साथ, हम लोग बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो बेटा अगर ऑब्जेक्टिव बराबर आप करते रहिएगा, पूरा सीरीज देखिएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटेगा नहीं। 25 में 25 के आसपास हम लोग का नंबर गारंटी आएगा। क्लियर है? तो बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता लेंज लॉ इन अकॉर्डेंस विथ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद पिछले भी पार्ट में आया है, कंफर्म नहीं हूं। तो याद रखिएगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है, यानी लेंज लॉ बेस्ड है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इन अकॉर्डेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एनर्जी, एनर्जी, ये ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? लेंज का नियम लिखित में होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्लियर है या नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखो बेटा, बोलता है स्वप्रेरण की इकाई। तो सेल्फ इंडक्शन की बात करें या म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें, स्वप्रेरण की बात करें या अन्योन्य प्रेरण की बात करें, दोनों का मात्रक हेनरी होता है। दोनों का यूनिट क्या होता है? हेनरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट? ये जबरदस्त क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। बोलता है बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इस क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट, माने डीसी परिपथ में संधारित्र की प्रतिघात क्या होता है? तो बेटा देखो, डीसी सर्किट में, डीसी सर्किट छोड़ दो, पहले ये देखो, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र की प्रतिघात। तो संधारित्र की प्रतिघात को सूचित करते हैं एक्सी से। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, इसको याद रखना पड़ेगा। और ओमेगा का मान होता है 1/2 पाई एफ सी। ये होता है किसका फॉर्मूला बेटा? ये होता है
रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का, यानी संधारित्र की प्रतिघात का ये फॉर्मूला हो। क्लियर है? तो बोलता है व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में यानी हिंदी में डीसी परिपथ में जो एफ का मान होता है डीसी में, यहां लिखते हैं इन डीसी सर्किट, जो एफ का मान होता है, मतलब डीसी परिपथ में एफ का मान जो होता है वो 0 होता है। तो एक्सी का मान क्या हो जाएगा, इसीलिए एक्सी का मान क्या हो जाएगा 1/2 पाई एफ के जगह में 0 इंटू सी। तो नीचे क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, अनंत। 1/0 का मतलब अनंत, इंफिनिटी। तो बेटा कौन सा ऑप्शन हो गया, बेटा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, इंफिनिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा क्या करना है, वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लेना है। ईमानदारी से बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं बेटा, आप देखिए एक बार। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा एक बार पीछे चले जाना और प्लीज देख लेना, रिपीट कर देना थोड़ा, गारंटी समझ में आएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोलता है द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखो बेटा हिंदी में स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर का परिवर्तन अनुपात को के से सूचित करते हैं। क्लियर है, किससे डिनोट करते हैं, के से। बोलता है स्टेप अप का मतलब क्या होता है, बढ़ना या घटना, बढ़ना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा तो के का वैल्यू क्या होगा बेटा, एक से ज्यादा होगा। क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। और स्टेप डाउन होगा तो एक से कम होगा। तो यहां बोला है द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप का बात कर रहा है, उसका परिवर्तन अनुपात यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, स्टेप अप है तो एक से ज्यादा, मोर देन 1 ये होगा। और बेटा स्टेप डाउन रहता तो एक से कम होता। अगला क्वेश्चन सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, मतलब जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। कौन उपयुक्त है, अगर पानी को प्योर करना है, तो कौन रेज काम आएगा। तो बेटा हेमा मालिनी का टीवी में ऐड आता है कि हमारा जो आरओ है वो यूवी प्रोटेक्शन देता है। इसका मतलब कीटाणु को मारना है, बैक्टीरिया को मारना है, तो बेटा कौन सा रे काम आएगा, यूवी। क्लियर है, अब मारो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, किसके लिए सुटेबल होगा, माने जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त कौन होगा, अल्ट्रावायलेट, यूवी मने अल्ट्रावायलेट रेज, हिंदी में बोलते हैं इसको परावैंगनिक किरणें। बेटा ऑप्शन सी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज मिनिमम वेवलेंथ, किस वेव का वेवलेंथ सबसे कम होता है। क्लियर है। दूसरा, एक मिनट आते हैं वापिस। देखिए बेटा हिंदी में देखिए इस क्वेश्चन को, बोलता निम्नलिखित में किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो बेटा ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। तो 7 गो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। कौन कौन से, उसको याद रखने का तरीका सीखिए, सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, गारंटी से क्वेश्चंस आते हैं, ये छोड़ना नहीं है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 गो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं और सातों सीक्वेंस से याद रखना। और सीक्वेंस से याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं हम आपको, तो वो ट्रिक बेटा यहां लिखते हैं, गाड़ी, GADI, गाड़ी, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, XUV, XUV गाड़ी आती है ना, वही गाड़ी XUV, इन मैं MY मैं रेंज, मैंने गाड़ी XUV मेरी औकात में है, गाड़ी XUV इन माय रेंज। अब देखो डी से होता है गामा, डी से क्या होता है बेटा, गामा रेज। क्लियर है। एक्स से क्या होगा, एक्स रेज। यू से क्या होगा, यूवी रेज। भी से क्या होगा, विजिबल रेज, क्लियर है, रेज। आई से होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। और एम से होता है बेटा माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। और बेटा आर से होता है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। हिंदी में रेडियो तरंग, ये बेटा माइक्रो तरंग, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, विजिबल रे दृश्य प्रकाश, एक्स यूवी रेज माने परावैंगनिक किरणें, और एक्स रे तो एक्स रे, गामा को गामा ही बोलेंगे हिंदी, याद रहेगा।
अब इसको याद क्यों किए? इससे एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है जैकबोर्ड का। तो बेटा वो क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। अगर 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 ध्यान देना, इसमें सीक्वेंस, ये टेबल है बेटा, अगर सीक्वेंस समझिए, अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका बढ़ता है क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा, ऊपर से नीचे आने पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो किस वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, गामा का ज्यादा, और सबसे कम रेडियो का। और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे बेटा तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, रेडियो वेव का। सबसे कम वेवलेंथ गामा का। नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, नीचे से ऊपर गए तो वेवलेंथ बढ़ा, तो किसका वेवलेंथ ज्यादा, सबसे रेडियो वेव का। और बेटा सबसे कम वेवलेंथ गामा का। उसी का उल्टा, अगर नीचे से ऊपर आएंगे, सॉरी ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, गामा का। और रेडियो का फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव है मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ कम। देखिए ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, सबसे कम वेवलेंथ किसका है, गामा का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, गामा रेस डी। हिंदी में किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगी, तो देखो बेटा वेवलेंथ को हिंदी में तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा आवृत्ति रेडियो वेव का, सबसे सॉरी सब, आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, किसका आवृत्ति सबसे कम, रेडियो वेव का। सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा का। और बेटा तरंग दैर्घ्य नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका, रेडियो का। अब सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका, गामा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य तुमसे पूछा है, कौन सा होगा, गामा। मामा नहीं रे, गामा गामा गामा। चल अगला अगला अगला, बोलता द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनता है, बोलता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप में सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। देखो बेटा बनाते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, ये सरल सूक्ष्मदर्शी और कुछ नहीं, एक कॉन्वेक्स लेंस है, हिंदी में एक एक उत्तल लेंस है, उभरा हुआ लेंस है। ठीक है, ये ऐसा होता है, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे भी एफ होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर, वक्रता केंद्र, नहीं प्रकाशिक केंद्र। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु रखा जाता है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के सी और एफ के बीच में रखा जाता है। क्लियर है, इसका सिद्धांत है, सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है कि वस्तु को हमेशा सी और एफ के बीच में रखा जाए। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, एक प्रकाश की किरण यहां से गया, एफ से पार हो गया, क्लियर है। दूसरा सी से गया तो सी से डायरेक्ट पार हो जाएगा। इस जन्म में दोनों कहीं लग रहा है मिलेगा नहीं, तो वास्तविक प्रतिबिंब माने रियल इमेज नहीं बनने वाला। तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इमेजिनरी बनेगा। क्लियर है, मतलब आभासी बनेगा। ये तो समझ में आ गया कि इमेजिनरी इमेज बनने वाला है, इमेजिनरी, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, माने काल्पनिक इमेज बनने वाला है। ये दोनों चांसेस से सही होगा, ये दोनों ऑटोमेटिकली छट गए। अब देखिए, इरेक्ट माने सीधा, इन्वर्टेड माने उल्टा, तो सीधा बनेगा ना उल्टा बनेगा, ये चेक करिए। पीछे लेके जाइए, पीछे लेके जाइए, इसको पीछे, रियल में नहीं मिला, पीछे अब देखिए मिलता है क्या, पीछे मिला। क्या लग रहा है, सीधा बना इमेज या उल्टा, सीधा बना, कौन सा ऑप्शन, ये। क्लियर है, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। लेकिन याद रखिएगा, इतना करने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमेशा इमेजिनरी जो इमेज होगा, इमेज जब भी बनेगा, इमेज के बारे में बात करें, जब तक सूरज चांद रहेगा, इमेजिनरी के साथ इरेक्ट रहेगा और रियल के साथ इन्वर्टेड रहेगा। हिंदी में, जब तक सूरज चांद रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहेगा, और आभासी प्रतिबिंब जो होगा बेटा वो हमेशा सीधा बनेगा। ये आभासी बना, देखो सीधा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग कदम बढ़ाते हैं, बस कुछ ही बचा हुआ है बेटा। क्लियर है, खत्म हो जाएगा ये सेट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को बोलता है बेटा, बोलता है कि द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप एंड एफ एंड छोटी एफ रेस्पेक्टिवली, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। हिंदी में, किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी दिया हुआ एफ और एफ छोटी एफ, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है।
तो आवर्धन क्षमता यानी 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 मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो होता है माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं, उसमें आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला m इक्वल टू होता है -FO बटे FE। मतलब O मने कौन सा लेंस, O मने ऑब्जेक्टिव लेंस, और I मने क्या होता है, आई लेंस। और मॉड में अगर लेते हैं तो ये माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में। तो यहां पे दिया हुआ है बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया, बड़ी है, और आई लेंस का कितना दिया हुआ है बेटा, छोटी है। क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन का पावर क्या हो जाएगा, बड़ी एफ बाय छोटी एफ। हिंदी में देखो बेटा, दूर आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला m इक्वल टू होता है बेटा एफ ओ बाय एफ ई, जहां एफ ओ क्या है, माइनस होता है, लेकिन मॉड में लेंगे तो ये प्लस में होता है। ठीक है? तो बेटा एफ ओ क्या है, अभिदृश्यक का फोकस दूरी। अभिदृश्यक का फोकस दूरी कितना दिया है, बड़ी है। और बेटा नेत्र, अरे एफ ई, ये एफ ई होता है, एफ ई माने नेत्रिका, आई लेंस। तो नेत्रिका का फोकस दूरी यहाँ पे कितना दिया है, एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, बड़ी एफ बाय टी एफ। कौन सा ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा, टी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। चलिए 19 नंबर, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार। प्रकाश के विवर्तन, तेरी के हिंदी मिल गया भाई, हिंदी मिल गया, मिल जाए। चलो तो थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि दोनों कवर हो जाए बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं। बोलता है इसमें, ध्यान देना बेटा, इसमें आपको बोला है कि द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको याद रखना पड़ेगा बेटा, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार। तो ये बेटा प्रकाश के विवर्तन में जो अवरोधक का आकार होता है, यानी मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो ऑब्स्टिकल का साइज जो होता है, वो होता है बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। हिंदी में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना पड़ेगा आपको बेटा। क्लियर है? एक्सप्लेन लंबा चला जाएगा। चलिए अगला मुद्दा में हम लोग देखते हैं बेटा। बोलता द फिनोमिनन बाय विच द नेचर ऑफ लाइट इज ट्रांसवर्स। वो फिनोमिना का जिक्र करिए जिसमें लाइट के किस नेचर का जिक्र हो, ट्रांसवर्स नेचर का जिक्र हो। हिंदी में बोलता है वह परिघटना जिससे प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। देखो बेटा, अगर प्रकाश प्रकाश एक कण है, एक पार्टिकल है, ये बताना है, तो उसके लिए कौन सा कौन सा घटना जिक्र करना होगा, उसके लिए प्रकाश विद्युत प्रवाह का जिक्र करना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जिक्र करना होगा। लेकिन अगर अगर प्रकाश एक एक क्या है बेटा, कौन सा तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है, हिंदी में अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी जिक्र कोई करती है, वो घटना का नाम है बेटा पोलराइजेशन यानी ध्रुवन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा। अगला ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जैक बोर्ड को पूछने चाहिए। तो क्या है बेटा अगला क्वेश्चन, देखिए बोलता है द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज। अब देखो बेटा, इसमें बोला है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, प्लैंक्स नियतांक की बीमा, प्लैंक्स नियतांक की बीमा क्या होगी, ये पूछा है। क्लियर है? हमने बोला ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए तो प्लैंक्स नियतांक क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, इक्वल टू, देखो एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल टू फोटोन की एनर्जी, फोटोन का एनर्जी इक्वल टू एच नहीं होता है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा, ये न्यू इधर आ जाएगा तो ई बटे न्यू हो जाएगा। ई क्या है, आवृत्ति, ई क्या है बेटा, सॉरी ई क्या है, ऊर्जा, और ये न्यू क्या है, आवृत्ति। देखो बेटा ऊर्जा का बीमा आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना था, अभी याद रख लीजिए। ऊर्जा का बीमा होता है एम एल स्क्वायर, ऊर्जा का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 होता है ऊर्जा का बीमा। और आवृत्ति का बीमा जो होगा वो होता है टी पर पावर -1। आवृत्ति का बीमा क्या होता है, पर पावर -1। ऊपर ले जाएंगे एम एल स्क्वायर रहेगा, टी देखो बेटा टी ये -1 है, ऊपर में टी पर पावर -2 है, ये -1 जाएगा टी पर पावर, या -1 ऊपर जाकर +1 में बदल जाएगा। बेस समान होगा, पावर ऐड होगा, 1 टका पैसा 2 टका कर्जा, 1 टका दे देंगे तब भी 1 टका कर्जा रहेगा। कितना आया सॉल्व करके, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1, क्या आया सॉल्व करके। क्लियर है? अब देखो किससे मिल रहा है ये ऑप्शन, अब देखो चेक करो, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पर पावर -2, और टाइम का डायमेंशन होता है सिर्फ और सिर्फ, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी पर पावर, यहां कुछ नहीं है तो +1 है, एम एल, देखो एल स्क्वायर तो आने से रहा, वहां एल स्क्वायर है, यहाँ एल 2 है कहीं नहीं, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा।
अगला, अब अगला क्वेश्चन की ओर, अगला ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1। सॉरी, फोर्स का डायमेंशन एम एल, हम बताएं एम एल टी पर पावर -1 ये होता है, एम एल टी पर पावर -1। क्लियर है? और टाइम का कितना, डिस्टेंस का डायमेंशन दूसरा वाला डिस्टेंस का होता है एल, एगो एल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1, एम एल स्क्वायर। सॉरी, एक जरा मिस्टेक है यहाँ पे, क्या मिस्टेक है, फोर्स का डायमेंशन जो होता है एम एल टी पर पावर -2 होता है बेटा, एम एल टी पर पावर -2 फोर्स का बिठा दिया, डिस्टेंस का होता है एल, तो सब में इस एम एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस, कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है उसके, नहीं, यहाँ पे टी पर -2 है, वहां पे ये ऑप्शन भी गया। तीसरा सी नंबर ऑप्शन ढूंढिए, तो सी नंबर ऑप्शन में फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पर पावर -2, पक्का, ये तो अभी जस्ट बताया। चलिए, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा एल, और टाइम का डायमेंशन टी। चलिए, सबको मल्टीप्लाई किए, अब देखिए एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर, टी पर पावर कितना हो जाएगा बेटा, टी पर पावर चेक करिए, तो यहाँ एगो है प्लस का और यहाँ माइनस का दो गो है, एगो इधर आ जाएगा, 1 टका 2 टका कर्जा था, 1 टका पैसा आ गया, 1 टका कर्जा फिर भी बचेगा, मैच किया क्या, देखो एल स्क्वायर टी पर पावर -1 एकदम मैच कर दिया, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, बचा हुआ 2-3 क्वेश्चन मात्र है बेटा, देख लेते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट, एटम, एटम कंसिस्ट क्या करेगा, किसी भी एटम का न्यूक्लियस यानी परमाणु का नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर आते हैं, कौन सा ऑप्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन, इन अ रेडियो एक्टिव एटम एमिट्स गामा रेडिएशन, इट्स एटॉमिक नंबर, बोलता है कोई एटम जो है गामा रेडिएशन कर रहा है, क्लियर है? हिंदी में देखिए, हिंदी में इसको अच्छे से समझेंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं बेटा, आएगा नहीं, कवर होगा नहीं पूरा, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। इसको देखिए क्या बोला है कि यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु गामा विकिरण उत्सर्जित करता है, गामा रेज निकालता है कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उसका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखो बेटा, अगर कोई एटम गामा रेडिएशन करता है का कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं मतलब, ना तो एटॉमिक नंबर बदलेगा, मास नंबर, क्या किसके बारे में पूछा, एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा, तो बदलेगा, रिमेन्स अनचेंज, मतलब नहीं बदलता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इंप्यूरिटीज इज फाउंड, पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि मिली होती है, देखिए बेटा, देखिए ध्यान देना, मेरी बात को अच्छे से समझना, पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो इसमें जो अशुद्धि यानी इंप्यूरिटीज मिलाना है, इसमें मिलाना होता है बेटा ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज मिलाना होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसमें पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज मिलाना होता है, ऑप्शन कौन हो जाएगा, विथ वैलेंसी ऑफ 3, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज मतलब जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो। हिंदी में बेटा पी टाइप अर्धचालक बनाना है तो त्रिसंयोजकता वाले 3 को संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला कुछ मिलाएंगे, तभी वो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिले बनेगा, और पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, क्लियर है, तो वो बनेगा एन टाइप अर्ध। यहां बोला पी टाइप अर्धचालक किस में कौन सा अशुद्धि मिली होती है, तो जिसकी संयोजकता 3 होती है वो मिली होती है, ऑप्शन नंबर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, द डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट, ये क्वेश्चन कहीं कहीं आपको आंसर इसका बुक में भी गलत मिलेगा, एकदम लॉजिकल जवाब देने वाले हैं इस क्वेश्चन का, एकदम बढ़िया से देखिए इस क्वेश्चन। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन बोलता है द डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, हिंदी में, हिंदी में बोलता है पीएन संधि डायोड के हासीप्रद, हासीप्रद मतलब होता है बेटा अवक्षय परत। देखिए बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलाते हैं तो इस जगह जो जंक्शन बना इसको कहते हैं बेटा पीएन जंक्शन। पी में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और एन में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब होल्स, पॉजिटिव चार्ज मतलब सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज मतलब होल्स होता है, और इसमें नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे हुए। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव जिस जगह मिला इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, और ये जंक्शन जैसे ही यहाँ पे बनता है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, इधर कूद जाता है, क्लियर, इधर कूद गया, ये सारा नेगेटिव चार्ज इधर कूद गया, और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होने के कारण इधर कूद गया। इसके कारण अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, अब ये पॉजिटिव इसको खींच के रखेगा,
और इधर वाला पॉजिटिव इसको खींच के रखेगा, तो ये हिल पाएगा? नहीं हिल पाएगा। वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज जैसे यहां से कूदा वहां, अब ये नेगेटिव इसको खींचेगा, और इधर भी एक नेगेटिव इसको खींचेगा, ये हिल पाएगा? मतलब इस जगह ये भी फंस गया, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज था इस जगह फंस गया, और पॉजिटिव चार्ज इस जगह फंस गया। इस तरह यहाँ पे एक लेयर बन जाता है, एक तरह लेयर बन जाता है। इस लेयर को कहते हैं डिप्लेशन लेयर या तो अवक्षय परत। अब यहां जो चार्ज है उसको इंग्लिश में कहते हैं इमोबाइल चार्ज, मतलब जो गतिहीन रहता है, गति ही नहीं कर पाएगा, गतिहीन आवेश होगा। क्लियर है? तो बेटा यहां पे बोलता है कि डिप्लेशन लेयर में कौन सा चार्जेस है? पीएन संधि डायोड में हासी परत में होते हैं, कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल नहीं। होल्स होते हैं? नहीं। दोनों होते हैं? दोनों तो होता है, लेकिन उसका नाम बदल गया, अब गतिहीन इमोबाइल चार्ज कहलाएगा। तो नाइदर इलेक्ट्रॉन नॉर होल होता है, डी ऑप्शन होगा परफेक्ट ऑप्शन, जो हम बोले 200%। क्लियर है? दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, मेरे बात को मानना है। क्लियर है? इस तरह पीवाईक्यू का सीरीज आपको, सॉरी, मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन का सीरीज भी मिलेगा। टू थ्री, सॉरी, जैक बोर्ड में 3 मार्क्स पूछता है, जैक 3 मार्क्स भी आएगा, 5 मार्क्स भी आएगा, सब आएगा बेटा। बस डीडी पाठशाला पे बने रहिए, और साथ के साथ बेटा मन लगा के पढ़िए। कहा जाता है अंत भला तो सब भला। अरे आप जी जान लगा दीजिए। बोला जाता है बेटा, वो क्या गिरेगा युद्ध के मैदान में जो घुटनों के बल चला करता, वो कभी योद्धा नहीं कहलाता। योद्धा वो कहलाता है युद्ध के मैदान में तोड़ एकदम तगड़ा तरीके से मेहनत करता है। अभी योद्धा बनिए, जैक बोर्ड को गर्दा उड़ा दीजिए। क्लियर है? अगर आगे पीछे होता भी है बेटा, कायर या हिम्मत अपने तरफ से नहीं करते, ये होगी होगी। पार्ट 3 जल्द अपलोड होगा, बने रहिएगा पाठशाला।